नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी मित्रगणों का तहे दिल से अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं मित्र लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर सजग होंगे और निरंतर प्रयासरत होंगे। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से मैंने आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट हिंदी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आजकल बहुचर्चित वैकेंसी जैसे कि यूपीपी, लेखपाल, बीडीओ, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस में जो सीसेट का पोर्शन है उसमें हिंदी से अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैं हिंदी लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं देर नहीं करता हूँ, अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। और आप इतना विश्वास कर लीजिए, जितनी भी लाइन लिखूँगा हर एक लाइन से एक क्वेश्चन जरूर न जरूर किसी एग्ज़ाम से आया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कहने में विश्वास नहीं करते हैं, हम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी। अब यहाँ लिखा हुआ हिंदी। अब हम थोड़ा हिंदी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। इसके बाद हम जब हिंदी का विकास पढ़ेंगे तो हिंदी के बारे में डिटेल से जानेंगे। अब बात आती है हिंदी। हिंदी क्या है? लीजिए, हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूँ। कुछ लोग पीछे से आवाज़ आ रही, हिंदी एक भाषा है, लेकिन मैं भी बताने चल रहा हूँ। बता रहे हैं, हर एक लाइन में हर एक क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा। हिंदी क्या है? हिंदी हमारे संविधान में वर्णित शब्द पे गौर कीजिएगा। शब्द पे आप लोग गौर कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। देखिए, भाषा कहने से सिर्फ हमारा तात्पर्य नहीं होगा। हमें अब देखिए, आप लोग बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन में कहाँ पर इसका वर्णन है? 8वीं अनुसूची में। कहाँ पर? 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाओं? 22 भाषाओं में से एक भाषा है जो आर्य भाषा संस्कृत। किसकी? आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारणी है। देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन से परिचित कराता हूँ, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, भाषा क्या है? भाषा हमारे संविधान में 22 भाषाओं में से एक भाषा है। इसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के 8वीं अनुसूची में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है? तो हिंदी किसकी? आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है। और यहाँ मैं आपको नोट करके एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये पूछा गया है, किस भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी भाषा है? यही है हमारी कौन सी? आर्य भाषा। कहाँ पर है ये? आर्य भाषा। आर्य भाषा को ही
कौन सी भाषा बोला जाता है? आर्य भाषा को ही देव भाषा बोला जाता है। देव भाषा, देव भाषा मतलब भगवान की भाषा, भगवान की भाषा मतलब संस्कृत। समझ गए? एक बात हमारी क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पर। हमारा बात हो गया कि हिंदी क्या है, हिंदी के बारे में हो गया। अब सेकंड टॉपिक हमारा चलता है इसी में, फिर से हम लिखेंगे हिंदी। वर्णन तो हो गया है हमारा, हिंदी का वर्णन तो हो गया है हमारा। अब उल्लेख कहाँ पर है? उल्लेख शब्द पे आप लोग गौर करिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को हिंदी का ज्ञाता तो नहीं, लेकिन परीक्षा में आप लोग बैठेंगे तो सबसे उत्तम रहेंगे। वर्णन तो हो गया, अब आता है उल्लेख। आखिर भाषा है तो इसका उल्लेख भी होगा। इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख कहाँ पर है? कहाँ पर है? मैं थोड़ा हिंदी से आप लोगों को परिचित कराता हूँ, उसके बाद सीधा चैप्टर पर चलता हूँ। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के भाग 17 के आर्टिकल अनुच्छेद 343। अब भाई जब आ गया अनुच्छेद 343 तो अनुच्छेद 300, अभी आप घबराइए मत। आप कहेंगे सर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसमें पॉलिटी कहाँ से ले आए? देखिए कोई भी सब्जेक्ट अलग से नहीं है, सभी सब्जेक्ट हमें कोलिलेट कर कर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम परीक्षा में क्वालिफाई कर पाएंगे, जो आज का पैटर्न चल रहा है। तब आ गया आर्टिकल 343। अब इसमें क्या लिखा है भाई, देखते हैं। आर्टिकल 343 में क्या लिखा गया है? इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो क्या कहा गया है? पेन कापी आप सभी लोग लेके बैठिए और लिखते रहिए। जैसे हमारे क्लासरूम में सभी बच्चे लिख रहे हैं ऐसे आप भी लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? लिपि देवनागरी है। लिपि कौन सी है हमारी? लिपि देवनागरी है। लिपि हमारी कौन सी है? देवनागरी है। लिपि देवनागरी है। देखिए एक भी अगर लाइन से कोई क्वेश्चन ना आया हो तो बताइएगा। हिंदी का वर्णन कहाँ है? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में। तो आर्टिकल 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब भाई जब आ गया कि ये कहा गया है, ये किसी दिन कहा गया होगा, आखिर वो कौन सा दिन था? तो आगे चलिए हम बताते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा द्वारा, अब ये डेट पूछा जाता है क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया था, घोषित किया गया था। लिखते चलिए आप लोग भी, किया गया था। कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 में। इसलिए आप देखिए 14 सितंबर आ गया, 14 सितंबर खास है, तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? अगर कोई बालक पैदा होता है तो उसी दिन उसका जन्मदिन मनाया जाता है ना। तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित हुआ था, इसलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। अब सितंबर को, 14 सितंबर। अब यहाँ आके बच्चे फंस जाते हैं, एग्जामिनर भी चालाक होता है। वो हिंदी दिवस तो लिखा गया है 14 सितंबर के, लेकिन अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन? नेक्स्ट यहीं देख लेते हैं। एक पूछता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एग्जामिनर ऐसे पूछता है, हिंदी दिवस नहीं पूछता है, वो पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। और दूसरा पूछता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझते चलिए, रट के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझ के पढ़ेंगे तो आप भरोसा करिए कोई भी एग्जाम आपका हिंदी से क्वेश्चन तो नहीं बाहर जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वही राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, अपने यहाँ क्या मनाया है? 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ और क्वेश्चन बन गए। हिंदी दिवस कब घोषित हुआ? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है आजकल के ट्रेंड में, वो कौन सा है? वो है इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है, जो पूछता है मुख्यालय कहाँ पर है। ये खूब पूछा जा रहा है आजकल की एग्जाम में, क्योंकि ये अपने यहाँ नहीं है, ये बाहर देश में, अपने देश में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मॉरीशस। ये क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉरीशस में। अब अंतर्राष्ट्रीय जान के तो भाई राष्ट्रीय का भी तो होगा, इसका कहाँ मुख्यालय है? आगरा में। मेन मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में। और इसके अन्य 8 संस्थान हैं जो नहीं पूछे जाते हैं, केवल मुख्यालय मुख्यतः पूछा जाता है, ये आगरा में और ये अंतर्राष्ट्रीय का मॉरीशस में। कंफर्म हो गए? अब चलिए ये तो हो गया बेसिक नॉलेज हिंदी के बारे में। अब हमारा टॉपिक जो है, हम अपने टॉपिक चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हिंदी वर्णमाला। पहला लेसन हमारा क्या है? हिंदी वर्णमाला। पहला हमारा चैप्टर क्या है? हिंदी वर्णमाला। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे हिंदी क्या है। अब वर्णमाला देखिए, 2 शब्द इसमें छुपे हुए हैं, वर्ण और माला। वर्ण को तो हम अभी डिफाइन करेंगे, लेकिन माला क्या होता है? माला अनेक फूल हम तोड़ के लाते हैं, उसको एक जो है
धागे में पिरोते हैं। पिरोने के बाद वो माला तैयार होता है ना, वैसे वर्ण है, हिंदी के वर्णों से जो है एक माला गुथा गया है, जिससे संपूर्ण हिंदी भाषा का निर्माण, लिखित, शाब्दिक, जो भी हो, मौखिक, सभी उसी में आते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ टर्म समझते हैं कि आखिर वर्ण क्या है, शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, ये सब। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। वो फिजिक्स वाली ध्वनि नहीं है, ये हिंदी भौतिक विज्ञान वाली ध्वनि नहीं है, ये हिंदी की ध्वनि वाली है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरे नंबर पर आता है वर्ण, वर्ण। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शब्द, शब्द। और चौथे नंबर पर आता है वाक्य, वाक्य। और पांचवे पे आएगा हमारा भाषा, क्या, भाषा। इसी 5 टर्म पे ही पूरा हिंदी लिखा गया है। तो चलिए हम पेन बदल लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। तो ध्वनि किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कब और किस ईयर में किस एग्जाम में पूछा गया। तो ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की, कौन सी भाषा है, हिंदी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्लियर। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये नहीं पूछा है ध्वनि, ये पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, ध्वनि। अब वर्ण, ध्वनि के जो है लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं क, ख, ग, ये क्या है, ध्वनि है। और इसी को जब लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ण। अब आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्या, देखिए एक के बाद एक लगा हुआ है, वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब आ गया शब्द, जैसे क, म और ल मिलकर क्या हो गया, कमल। ये क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। ध्वनि, वर्ण, शब्द। अब आता है बात वाक्य। वाक्य क्या है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखना ही क्या कहलाता है, वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखना ही क्या कहलाता है, वाक्य। वाक्य कहलाता है।
शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? लिखना ही वाक्य। जैसे राम पत्र लिखता है। देखिए राम एक शब्द, पत्र एक शब्द, लिखना एक शब्द, तो कुल मिला के क्या हो गया? राम पत्र लिखता, ये क्या हो गया? वाक्य। तो भाषा किसे कहते हैं? शब्दों के, देखिए शब्दों के व्यवस्थित समूह, शब्दों के व्यवस्थित, शब्दों के व्यवस्थित, उसमें लिखना था तो भाषा में क्या हो जाएगा? बोलना। शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलना ही क्या कहलाता है? बोलना ही भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। भाषा कहलाता है। क्लियर हो गए? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और ये आप लोग डिफिनीशन जान लीजिए। और अब नया ट्रेंड क्या है क्वेश्चन का, वो हम आपको दिखाने चल रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो गई, लेकिन पूछता है नोट करके, नोट जो करके लिखा रहे हैं भाई उसको आप लोग ध्यान से देखिए और देखिए पेपर में आया है कि नहीं आया है। नोट करके लिखिए कि उसमें पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो गई, लेकिन भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा के अर्थ के चेंज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाषा के अर्थ के आधार पर, भाषा के अर्थ के आधार पर, भाषा के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अब इसमें आपको अभी हम टेलर दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे है, फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन है कौन? ध्वनि। पहला ऑप्शन एग्जामिनर जान रहा है सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वाक्य। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया वर्ण। और चौथा ऑप्शन हो गया आपका शब्द। अब बताइए कौन सा सही होगा? हाँ जान रहे हैं सभी लोग ध्वनि मारते हैं, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई हर एक बुक में लिखा गया है। लेकिन आप किसी किताब में पाएंगे भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? नहीं। यही ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का कि न्यू पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई अर्थ किसका निकलेगा? न तो वर्ण का निकलेगा, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? शब्द। इसका शब्द हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब आता है बात किसकी? वर्णमाला की। वर्ण हो गया, वर्ण और माला दोनों हो गया ना। अब चलिए हम लोग पिरोते हैं किसको? हिंदी भाषा को। तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। देखिए आप इतना ध्यान रखिए कि जो पानी से नहाएगा सिर्फ लिबास ही चेंज करेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आप लोग मेहनत करिए। आप ये ना देखिए वैकेंसी कब आ रही कब नहीं। आप पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए और हमारे परिवार से आप जुटे रहिए। तो हिंदी में पूर्ण वर्ण कितने हैं? कितने वर्ण हैं? 52। 52 वर्ण किसमें है? हिंदी वर्णमाला में। ये भाई दादाजी हैं। अब दादाजी के
दो पुत्र। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। अब इनका बंटवारा हो रहा है, देखते चलिए आप लोग। एक का नाम क्या हो गया? स्वर, और दूसरे का नाम कौन सा हो गया? क्या हो गया? व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन है, व्यंजक नहीं है, नहीं खाने वाला सब समझ लें, व्यंजन है। अब इसके भी प्रकार हैं, पेन चेंज कर लें ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसके भी प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 3, 1, 2 और 3। पहला कौन सा है? पहला हमारा है ह्रस्व या इसी को बोलते हैं मूल स्वर। कौन? मूल स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अभी हम सभी को डिफाइन करेंगे, पहले आप देखते चलिए। दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा संयुक्त स्वर। कौन सा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब भाई जो ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो हैं हमारे 4। और दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं? 3। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। 4 3 7 4 11। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्ड वाला में? कुल 11 वर्ण। कितने? 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण कैसे होते हैं? आप सभी लोग देख रहे हैं कि ह्रस्व या मूल स्वर 4 और दीर्घ स्वर 3, संयुक्त स्वर 4। कितने हैं स्वर? स्वरों की संख्या कितने? ये भी पूछा गया है हिंदी वर्ड वाला में, स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अब पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने वर्ण होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 वर्ण जो है हिंदी वर्ड वाला में व्यंजन होते हैं। अब इनको भी बांटा गया है, तो ये देख चलिए इनको भी बांटते हैं। इनका भी आखिर दादाजी के 2 लड़के हैं, दोनों का बंटवारा होगा तो बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। 3 इनको मिल गया स्वर भाई साहब को, तो व्यंजन को भी मिलना चाहिए। तो व्यंजन को भी 3 भाग मिला है। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है उदित व्यंजन। कौन? उदित, इसी को बोलते हैं उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। एक ही नाम है, वर्गीय व्यंजन। एक ही नाम है इनका। ये बहुत दुलारे थे इसीलिए इनका 3 नाम पड़ गया। जैसे गांव में किसी लड़के डमरुआ, बमरुआ, कोई ऐसे नाम पड़ता है ना, वैसे ही एक ही नाम है तीनों, उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। अब आता है दूसरा, आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया। और तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब भाई इनको भी कटराई किया गया है। जैसे यहाँ 11 थे तो इनको बांटा गया था, यहाँ 33 थे तो इनको उदित या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। 33 हो गए। 52 वर्ण थे, 11 यहाँ 33 यहाँ, कितना हुआ? 44 ही हुआ। तो आप कहेंगे यहाँ सर 52 कैसे लिखे हैं? है भाई, अब यहाँ संयुक्त स्वर था और यहाँ संयुक्त नहीं है, तो जब बंटवारा हुआ तो संयुक्त कहा हमें भले ही इनके श्रेणी में न रखा जाए लेकिन हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो संयुक्त व्यंजन को अलग से रखा गया है। यहाँ देख लिए ना 33 और 11 44 हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? चेंज कर लें ये। अब वो 3 कैटेगरी हो गया, ये अलग से है
क्योंकि अपवाद हर जगह रहता है। तो अब आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। अभी मैं पूरा डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग टेंशन न लीजिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे? 4। कितने हैं? 4। तो 44 4 48। अभी 2 भाई साहब और हैं। कौन कौन? वो बंटवारा करते थे, मध्यस्थता। मध्यस्थता करने वाला झगड़ा भी लगाता है और बंटवारा भी करता है। तो वो 2 कौन से हैं? वो हमारे हैं संयुक्त व्यंजन हो गया। इसके बाद आता है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन। कौन सा? आगत व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। कौन सा? आगत। कौन सा है हमारा? आगत माने आने वाला। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हो गया। ये इसकी भी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। और एक होता है द्विगुणित। कौन? 2 गुण रखने वाला, द्विगुणित। द्विगुणित या उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। काहे भाई मिल जा रहे हो? द्विगुणित या उच्छिष्ट व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी कितनी है? इनकी भी संख्या 2 और 2। देखिए 44 उधर था, 44 4 48, 48 2 50, 2 52। कंप्लीट हो गए ना। अब हम एक एक करके देखते चलते हैं सब कौन कौन से स्वर हैं और वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या था स्वर की श्रेणी में, आपको दिखा दें। स्वर की श्रेणी में क्या था? पहला ह्रस्व या मूल स्वर। उसकी संख्या कितनी थी? 4। अब चलिए देखते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर कितने थे हमारे? 4 थे। और ये अब ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं? पहले यही बात आ जाती है कि ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पेन चेंज कर लिया जाए। ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं ली जाती, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को क्या कहा जाता है? ह्रस्व या मूल स्वर। स्वतंत्र रूप से, ये देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? ह्रस्व या मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं आपके छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और कौन है? री। ये 4 हो गए ह्रस्व या मूल स्वर। क्योंकि स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से, और व्यंजन जो दूसरे पे आश्रित होकर बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो अब इसका पहला कैटेगरी क्या था हमारा? पहला था ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से
बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ह्रस्व या मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? छोटा, छोटी, ऊ और रे। अब दूसरा हमारा कौन सा था? दूसरा हमारा था दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा था? दीर्घ स्वर। कौन सा था? दीर्घ स्वर। अब भाई दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, दीर्घ माने बड़ा। बड़ा कब होगा? दो छोटे छोटे मिलकर। तो ह्रस्व या ह्रस्व के मेल से जो वर्ण बोले जाते हैं। कौन? जो वर्ण बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। कोई भी बड़ा होगा उसके पीछे हाथ रहेगा। किसका? छोटे लोगों का। तो वही ह्रस्व या मूल स्वर के मेल से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इसकी संख्या कितनी है? मैंने लिखा था 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं? चलिए, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। हो गया ना? 3 ही बताए थे उधर, इधर भी 3। इनकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब हो गया हमारा ह्रस्व या मूल, दीर्घ। अब संयुक्त स्वर की बारी आती है। कौन? संयुक्त स्वर। 3 नंबर पर हमारा क्या था? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए संयुक्त खुद ही बता रहा है, दो लोगों से मिलकर, जो ह्रस्व के मेल से या ह्रस्व या दीर्घ स्वर के मेल से जो बोले जाते हैं। दो लोग मिल रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के मेल से जो बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो दो स्वरों की सहायता से बोले जाए, की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई थी उधर मैंने? 4। इनकी संख्या कितनी थी? 4। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं ए, आए, ओ और औ। अब भाई ये संयुक्त है तो ये मिलकर बने होंगे। किससे? जैसा कि डिफिनीशन से क्लियर हो रहा है, दो स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, दो स्वरों की सहायता से जो वर्ण, यहाँ लिख लीजिए, जो वर्ण बोले जाएं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त है तो भाई कौन कौन से दो वर्ण से बोले जाते हैं इसको भी देख लिया जाए। तो ये कौन कौन से दो वर्ण हैं? ए किसकी सहायता से बोली जाती है? दो स्वर, आ हो गया और ई। आ और ई को मिलाइए क्या हो जाएगा? ए। ये थोड़ा डार्क कर लेते हैं, पीला। आ प्लस ई बराबर ए। और आई किसके सहायता से बोला जाता है? आ प्लस ए बराबर आई। ओ कौन जो शब्दों को मिलकर बनता है? आ प्लस ऊ। कौन सा हो गया? ओ।
औ किसकी सहायता से बोला जाएगा? अ प्लस ओ। संयुक्त मतलब दो लोगों से मिलकर, ये दो देखिए मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वर संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई। आई किससे? आ प्लस ए। ओ आ प्लस उ। औ आ प्लस ओ। अब हमारा स्वर कंप्लीट कितने? 11। 4 3 4। क्लियर। अब हम चलते हैं व्यंजन पर। किसकी तरफ चलते हैं? अब आता है व्यंजन। अब आती है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में पहला प्रकार कौन सा था हमारा? वर्गीय व्यंजन। कौन था? वर्गीय व्यंजन। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, वहाँ से भी उठाता है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बता देते हैं। उसमें ऐसे देगा कि ए किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यह दे देगा ए किन शब्दों से मिलकर बना है। 4 ऑप्शन बना देगा, तो उसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आ प्लस ई। तो अब चलते हैं ऐसे व्यंजन में। व्यंजन में पहला कौन सा व्यंजन था? वर्गीय, उदित और स्पर्श। इसके 3 नाम हैं और तीनों में पूछा जाता है व्यंजन। इनकी संख्या कितनी थी? 25। अब ये 25 कौन कौन से हैं हम एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा कंठ। पहला हमारा क्या है? कंठ। कंठ। दूसरा है हमारा ताल। तीसरा हमारा है मूर्धा। मूर्धा नहीं, मूर्धा। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओट्स। वो खाने वाला ओट्स मत समझ लीजिएगा आप लोग। ओट्स। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ नंबरिंग कर लीजिए। ए बी सी ए डी और ई। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया और पाँचों में 5 5 हैं। कितना हो जाएगा? 25। तो कलर चेंज कर लेते हैं। कंठ में क्या आता है? का वर्ग। कंठ में कौन सा आता है? का वर्ग। का वर्ग। और तालु में चा वर्ग। चा वर्ग के सभी वर्ण किस में आएंगे? तालु में। और ट वर्ग किस में आएगा? ट वर्ग मूर्धा में आएगा। और दंत में त वर्ग आएगा। क्या आएगा? त वर्ग। और ओट्स में प वर्ग। ओट्स में कौन सा वर्ग आएगा? प वर्ग। प वर्ग। वर्ग मतलब समझ रहे हैं आप? किसी भी वर्ग का पहला अक्षर उस वर्ग का हो जाए। तो क वर्ग में कौन कौन से आएगा? क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घा हो गया और अंगा। और च वर्ग में ऐसे चा हो गया, चा हो गया, ये छा हो गया, ये जा हो गया और ये झा हो गया और ये इया हो गया। तो ऐसे ट वर्ग में क्या हो जाएगा? ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ और आड़ा। 5 5 हो रहे हैं ना? 1 2 3 4 5। अब त वर्ग में से त हो गया, थ हो गया, द हो गया और धा हो गया। इसके बाद न हो गया। और ऐसे प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। 5 5 हो गए ना? कंठ से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है? क, ख, ग, घ, अंगा। तालु से च, छ, झ, झ, इया। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, आड़ा।
दंत से त थ ध ध न, ओठ से प फ भ भ म। ये पूछता है, पूछेगा खा, खा का कौन सा स्थान है, तो कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। ऐसे पूछ लेगा कोई भी, द पूछ लेगा, द कहाँ से बोला जाता है, तो वो इसका क्या होगा स्थान, दंत। इसका स्थान क्या क्या रहेगा, दंत। हो गया। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन बनते हैं। अंगा, इया, अड़ा, न और म, इन सभी को क्या नाम दिया गया है। देखिए बोल के देखिए, अंगा, इया, अंगा, इया, इनको बोला जाता है। देखिए ये किस पे आ रहे हैं, पहली बात तो 5वें नंबर पर आ रहे हैं, इसलिए इनसे क्या बोला जाता है, पंचाक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचाक्षर। क्या बोला जाता है इन्हें, पंचाक्षर, पंचाक्षर। इन्हें क्या बोला जाता है, पंचाक्षर। इन्हें क्या बोला जाता है, पंचाक्षर। पंचाक्षर, पंचाक्षर हो गया। और इन्हें क्या बोला जाता है, नासिक बोला जाता है, क्योंकि ये नाक से बोलते हैं, नासिक और अनुनासिक। नासिक, पंचाक्षर बोलते हैं, नासिक हो गया, और नाक के बल से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं, नासिक और अनुनासिक, इसे 3 नामों से जाना जाता है। ये पूछ लेगा, अंगा, इया, अड़ा, न, म कहाँ से बोले जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पंचाक्षर कहते हैं, नासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं ना। तो पूछ लेता है डायरेक्ट करके। इतना क्लियर हो गया, 25 ये हो गया। अब दूसरा व्यंजन, दूसरे टाइप का व्यंजन क्या था हमारा, दूसरे का नाम था क्या, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, 4। देखिए शब्द से ही, शब्द में ही सब कुछ छिपा है। अंतस्थ, अंत माने थोड़ा, क्या, थोड़ा, थोड़ा। और स्थ माने क्या होता है, सांस। थोड़े सांस के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। डिफिनीशन लिख दें, चलिए आप लोग भी लिखते चलिए साथ साथ। थोड़े सांस, सांस ये सांस जो लेते हैं वो सांस नहीं, भाई भाभी की मम्मी, वो सांस नहीं है। थोड़े सांस, थोड़े सांसों के द्वारा, सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर, डिफिनीशन भी लिखते चलिए। अब भाई ये 4 हैं कौन कौन से, इनकी संख्या कितनी है, 4। ये 4 कौन कौन से हैं, ये है हमारा या, र और ल और व। इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, या, र, ल, व। क्लियर है। अभी इनका भी नाम आएगा,
चलिए यहीं मैं बता देता हूँ कि इनको क्या कहा जाता है। कलर चेंज कर लें। हाँ चलिए, या और वा, रा और ला, या और वा, या और वा। पहले रा को क्या बोलते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। या और ला को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। या और वा को क्या बोलते हैं? ये अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? अर्ध स्वर की श्रेणी में। कौन कौन? या और वा। ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया। हम आपको पेपर सॉल्विंग के समय दिखाएंगे। अर्ध स्वर कौन कौन से दो वर्ण हैं? या और वा। रा को क्या बोला जाता है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। क्या? लुंठित या लुंठित या इसी को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। या और वह अर्ध स्वर है। स्वर तो हो गया, लेकिन अर्ध स्वर कौन कौन से हैं पूछता है। निम्न में से कौन अर्ध स्वर है? 4 वर्ण दे देगा, उसमें से एक या भी रहेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? या सही हो जाएगा। और ला क्या है? ला हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ला हमारा? पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। समझ में आ गया? कैटेगरी डिवाइड हो गई ना। अंतस व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, र, ल, व। अंतस व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण थोड़े सांसों के द्वारा। अब इनका भी नाम है। या और वह कौन है? अर्धस्वर है। पूछता है क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कौन से हैं? तो उसमें या और वह। रा क्या है हमारा? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ला पार्श्विक व्यंजन। क्लियर? 4 ये भी हो गए। अब 25, 4, 29, लेकिन व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 33। अभी हमें कितने चाहिए? 4 और चाहिए ना। तो नाम बताया था। पहला था हमारा कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा कौन सा? ऊष्म व्यंजन। तीसरा हमारा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। देखिए, पढ़ने से पीछे मत भागिए। हमें याद है बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आइए हम आपको दूध शेरनी वाला पिला रहे हैं और आप लोग दहाड़ते रहिए। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं? 4। अब अगर पूछेगा ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, पहले डिफिनीशन ही लिख लिया जाए। उसमें थोड़े सांसों के द्वारा, तो उसमें क्या? ज़्यादा सांसों के द्वारा। जो वर्ण जो है ज़्यादा सांसों के द्वारा, ज़्यादा सांसों के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं? उसमें तो या, र, ला, वा हो गया। इसमें 4 शब्द हैं। स, चीटी वाला स, पेट फरा हुआ स, सादा स और हा। अब इनका स्थान कहाँ से है जहाँ से बोला जाता है? देखिए, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम याद करिए। कंठ जो है उसको बंद कर दीजिए, जो हम पढ़ाए थे उधर। तो क्या होगा?
तालु आएगा। तालु से ही बना है तालव्य। तालु से ही क्या बना है हमारा? तालव्य। तालु से ही हमारा क्या बना है? तालु से ही क्या बना है? तालव्य। इसका स्थान कहाँ से बोला जाता है? ये तालव्य से। कहाँ से? तालव्य से। ऑप्शन में दोनों देगा। सीटी वाला स का स्थान क्या है वो पूछेगा। तालु भी देगा, तालव्य भी देगा। पहला ऑप्शन तालु रहेगा, तालु नहीं, तालव्य से बोला जाता है। और पेट फरौआ सा कहाँ से बोला जाएगा? ये मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य से इसका। और ये सादा सा कहाँ से बोला जाता है? दंत। क्या? दंत से बोला जाता है। और हा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। उल्टा चल गया, कंठ से। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? सीटी वाला सा, पेट फरौआ सा, सादा सा, हा। तो सा का स्थानीय मान क्या है? तालव्य। कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। ये वाला सा, पेट फरौआ सा, कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन से। और सादा सा दंत से। और हा कंठ से। ये सभी पूछे गए हैं कि हा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो हमारा हो गया 25, वो 4 अंतस्थ, 4 ये 33। क्लियर हो गया। अब बात आती है हमारी क्या? संयुक्त व्यंजन, जो अपवाद में था। तो अब बात आती है हमारी क्या? संयुक्त व्यंजन। बस थोड़ी देर और, इसके बाद मैं आज की क्लास एंड करूँगा। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4। जब संयुक्त स्वर रहा था तो 2 स्वरों की सहायता से बोला जाता था। अब संयुक्त व्यंजन है तो 2 व्यंजनों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण 2 व्यंजनों की सहायता से। देखिए व्यंजक नहीं है, व्यंजन है, नहीं तो आप लोग खाने वाला समझ लें। जो वर्ण 2 व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए परेशानियों से मत भागिए, हम बार बार कहेंगे आप लोग। जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, लेकिन जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास ही बदलेगा। तो संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये कौन कौन से हैं? छत्र, त्रंग, ज्ञा, और एक आता है हमारा स्र। क्या? स्र। तो अब संयुक्त है, 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो ये कौन कौन से 2 वर्ण हैं? तो आप पहले इसको देख लीजिए। ये पूछता है तो आधा का, ये देखिए हलंत लग गया, आधा का और पूरा पेट भरा हुआ सा मिलकर क्या बनता है? छत्र। और त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बनता है? आधाता। ये हलंत लग गया, पहला ऑप्शन हलंत नहीं लगा रहता है। इसमें आधाता और र मिलकर क्या हो गया? त्र। ज्ञा, आधा ज और प्लस इया मिलकर क्या हो गया? ज्ञा। और अब बच रहा है स्र। स्र किन 2 वर्डों से मिलकर बना है? आधा सीटी वाला स और प्लस र मिलकर क्या हो गया? स्रा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? आधाता और र। उसमें आपको पहला ऑप्शन देगा पूरता और र, यही बच्चे मार देते हैं। लेकिन ध्यान देना, आधाता रहता है, संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हमारा आता है कौन सा? उधर मैंने डिफाइन किया है, आप लोगों को दिखाया है। अब हमारा कौन सा बनता है? 2 बचता है। कौन कौन से है?
एक है आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, ये भी खूब पूछा जाता है। आगत व्यंजन कितने थे हमारे? 2। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आगत मतलब आने वाला। कहाँ से आया है? जो शब्द उर्दू के हैं लेकिन वो कहाँ पर आ चुके हैं? हिंदी में। तो वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? वो 2 शब्द हैं कौन से? ज और कौन से हैं? फ। ज और फ, ये 2 शब्द कौन से हैं? आगत व्यंजन। देखिए किशोरीदास वाजपेयी जी ने, उनकी किताब है उसमें 4 बताए गए आगत व्यंजन, लेकिन हमारा जो वर्गीकरण किया गया है 52 वर्णों में, तो उसमें ये 2 ही दिखाए गए हैं। ये इसलिए ये 2 ही हैं, वैसे ये 4 हैं। ग ग ज फ 4 हैं, लेकिन ये कितने हैं? 2 ही हैं। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब हमारा आगत व्यंजन हो गया। अब एक बच्चा है कौन सा? द्विगुणित व्यंजन। कौन सा? द्विगुणित व्यंजन, जो 2 गुण रखता हो। 2 गुणित व्यंजन, और इसी को बोलते हैं क्या? उक्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्या? उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन भी इसी को बोला जाता है। ये कौन से 2 वर्ण हैं? जो 2 गुण रखता है। एक तो हमारा उसमें आ गया था ड और ठ, किसमें? मूर्धन वाले में, और यहाँ भी आ रहा है। इनकी भी संख्या कितनी है? 2। और ये 2 कौन कौन से हैं? देखिए अंतर है, ये ऐसे लिखा जाता है, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे भी बिंदी। वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर बिंदी है, नहीं है, मूर्धा वाले में नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर है। आप कंफ्यूजन ना होइएगा, एक एक चीज क्लियर करते चलिएगा। द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? ड और एक मिनट, हाँ, द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ। क्लियर? सभी क्लियर हो गया ना? 52 वहाँ तक 52 हो गए ना? 52 हो गए। अब दो चीज़ और बचते हैं, इसको मैं पढ़ा देता हूँ, इसके बाद आज की क्लास एंड करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। वो क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। अनुस्वार और क्या बचते हैं? विसर्ग। विसर्ग 2 ही वर्ण हैं। अनुस्वार कौन कौन से किसको कहा जाता है? अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और विसर्ग को को। अब ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। देखिए कौन कौन 2 शब्द हैं अनुस्वार में आपके? आ प्लस न मिलकर क्या बोलता है? अन। ये आधा न रहता है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अन में अ और प्लस ह मिलकर क्या बनता है? विसर्ग। और किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा है? अयोगवा। पूछता है कौन से 2 वर्ण जो है हिंदी वर्ण वाला में क्या है? अयोगवा। तो ये दोनों क्या हैं? अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से 2 वर्ण हैं? अन और अह। ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? अयोगवा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आधा न यहाँ भी है और आधा है यहाँ भी है। उसमें डायरेक्ट लिख देगा आ प्लस न मिलकर क्या बनता है? अन। पूछेगा अन और किन 2 शब्दों से मिलकर बनता है? यहाँ एकदम मस्तिष्क अपना खुला रखिएगा, दिमाग, कि यहाँ आधा न है और यहाँ आधा है। तो अयोगवा कौन कौन से 2 हैं? अ और इन्हें अयोगवा। अयोगवा का अर्थ होता है क्या? योग्य
न रहना। ठीक, अब हमारा जो है स्वर और व्यंजन वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी इसमें करीब 1 से 2 क्लास और चलेगी, तब हमारा हिंदी वर्ड वाला ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब यहीं पर क्लास बंद करता हूँ। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और वही कि शेरनी, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप लोग, मैं पिला रहा हूँ, शेरनी का दूध दे रहा हूँ और आप लोग पीजिए और दहाड़िए खुलकर। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।